हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारतीय परिप्रेक्ष्य में पेश करते हैं और उसके साथ साथ इसका भी ख्याल रखते हैं कि जो समाचार आपको CNN, BBC और हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया है वो नहीं देता, वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी के जो कथित हत्या है उसके बाद का कुछ परिप्रेक्ष्य है। उसके बाद में जो घटनाएं हुई हैं कुछ मोड़ लिया है। उसमें खास तौर पर वो ये है कि सऊदी अरब के शाह सलमान ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान से टेलीफोन पर बात की है और उस टेलीफोन पर बातचीत को पॉजिटिव बताया गया है। अल अरेबिया जो उनका सरकारी चैनल और न्यूज एजेंसी SPA सऊदी प्रेस एजेंसी, उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति को ब्रदर कह करके एक तरह से प्यार जताया है, मोहब्बत जताई है। इससे महसूस हो रहा है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच में जमाल खाशोगी के मामले में कुछ चीजें तय हो चुकी हैं। इस समाचार पर जाएंगे, कार्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे। दूसरी खबर जो है वो है सीरिया से। सीरिया से खबर यह है कि सीरिया और जॉर्डन के बीच जो सीमा चौकी है जहां से व्यापार होता था 2015 तक, और उसके बाद वहां दाइश और दूसरे आतंकी गुटों के सरगर्मी से और वहां जो आतंकी घटनाएं हो रही थी उसकी वजह से बंद हुआ था। अब वो सीमा चौकी, जिससे उसका नाम अल नसीब सीमा चौकी है, वो आज से यानी सोमवार से खोली जा रही है। इसकी पुष्टि दोनों तरफ से हुई है। जॉर्डन की सरकारी एजेंसी पेट्रा न्यूज एजेंसी ने वहां के सरकार के जो प्रवक्ता हैं जुमाना गुनैमत, उनके हवाले से खबर दी है और सीरिया के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी सरकारी एजेंसी सना के जरिए इस खबर की पुष्टि की है। तो ये एक सकारात्मक घटना है जो सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद की सरकार के वापस मजबूती से पैर जमाने का इशारा है। उसके बाद दूसरी इसी से मिलती जुलती खबर यह है कि इराक और सीरिया के बीच की जो सीमा चौकी है वहां अभी यात्रियों का आना जाना नहीं है। वहां केवल सरकारी वाहन और सैनिक वाहन ही आते जाते हैं। वहां को उसको भी खोलने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कल दमिश्क में बात की है। इराक के विदेश मंत्री जाफरी पहुंचे हैं दमिश्क में और उन्होंने अपने समकक्ष जो सीरिया के हैं वालिद अल मुअल्लिम, उनसे बात की है और ये भी बहुत जल्दी सीमा चौकी खुलने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सीरिया की जो सीमा है तुर्की से, उस क्षेत्र में अभी भी आतंकवादी हैं और उनके कब्जे में है वो क्षेत्र। इसलिए तुर्की और सीरिया के बीच में कोई व्यापार नहीं हो रहा उस रास्ते से। केवल एक सीमा है जो इस समय नॉर्मल काम कर रही है, वो है लेबनान के साथ। सीरिया और लेबनान की सीमा पर आना जाना काफी नॉर्मल है। जो ये आतंकियों की घटनाएं पिछले कई साल से हो रही थी, उसके बावजूद वो सीमा खुली हुई है। ये जो जॉर्डन के साथ सीमा खुली है आज, उसमें इस पूरे क्षेत्र के जो अरब देश हैं उनके बीच में व्यापार उसके लिए काफी महत्व है। और लेबनान का कहना यह है कि जब से ये सीमा चौकी बंद थी तो लेबनान का निर्यात 35% गिरा था। तो अब इस पूरे क्षेत्र में वापस सामान्य स्थिति होने की तरफ इशारे हैं
और मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक इशू है जो आज की ताजा खबर है, वो ये है कि इदलिब के आसपास जो तुर्की और रूस के बीच समझौते के तहत जो वहां दाइश और दूसरे आतंकी गुट हैं, उनके लोगों ने, जिन्हें आज सुबह तक कुछ क्षेत्र असैनिक क्षेत्र बनाने के लिए खाली करना था, उन्होंने खाली नहीं किया है। और वहां की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है आतंकियों की, हैयत हुर्रियत अल शाम, उसने ये कहा है कि वो कथित जिहाद को जारी रखेंगे और वो इस क्षेत्र को खाली करने वाले नहीं हैं। आपको मैं बता दूं कि ये वही क्षेत्र है जहां सीरिया के दूसरे शहरों से आतंकियों को लाया गया था, इकट्ठा किया गया था, बाकी और क्षेत्र खाली कराए गए थे। इसमें रूस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मध्यस्थता की थी, और अब भी रूस ही मध्यस्थता कर रहा है ताकि पूरे सीरिया को आतंकियों से खाली करा लिया जाए। ये जो जिस गुट का मैंने नाम लिया है, हैयत अल शाम, उसके अलकायदा से संबंध बहुत पहले से सभी लोग जानते हैं। तो ये एक बहुत ही सीरिया के लिए काफी सकारात्मक घटनाएं हैं और ऐसा लगता है कि ये देश फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेगा, वापस मजबूती की तरफ जाएगा। अब हम चलते हैं अंतिम समाचार पर, जो सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी के बारे में है। वो ये कि सऊदी अरब के शाह सलमान ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान से टेलीफोन पर बात की, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों देशों ने संयुक्त जांच कमेटी बनाई है। हालांकि अभी भी तुर्की से खबरें ये आ रही हैं कि सऊदी अरब के जो अधिकारी हैं वो तुर्की के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके और एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि संयुक्त जांच की सिफारिश और प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो सऊदी अरब की तरफ से किया गया था और तुर्की ने उसे मान लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति अब उस बात को नहीं दोहरा रहे हैं जिसमें वो कहते थे कि जमाल खाशोगी के दूतावास से बाहर निकलने का प्रमाण, कोई वीडियो, कोई फोटो आप दें ताकि आपकी बात सच्ची और सही समझी जा सके। एक और दिलचस्प बात यह है कि अल अरेबिया जो उनका समाचार पत्र है उसमें एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, जिनका नाम है तुर्की अल दाखिली। उन्होंने एक लेख लिखा है, एक तरह से ओपिनियन पीस लिखा है, जिसमें कहा है कि अगर अमेरिका, जैसा कि बीच में एक बार धमकी दी थी, शायद वो दिखाने के लिए थी, वो धमकी ट्रंप ने दी थी कि अगर ये बात सच है कि सऊदी अरब ने उसे जमाल खाशोगी को की हत्या की है तो सऊदी अरब के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन प्रतिबंध की बात सिर्फ एक बार कही गई और फिर उसके बाद बात ठंडी करते चले गए। और अब अल अरेबिया के जो राइटर हैं तुर्की अल दाखिली, उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियां लगाता है तो उस सूरत में सरकार के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं सऊदी अरब में, वहां की राजधानी रियाद में, वो 30 से ज्यादा ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। और उसमें एक बात, बल्कि कई बात बहुत दिलचस्प हैं, उसमें धमकी भी है, इशारा भी है, और एक तरह से जो कुछ ट्रंप ने अब से पहले कहा था कि अगर हम हथियार देना बंद कर देंगे तो वो इतना बड़ा सौदा जो है वो चीन और रूस को मिल जाएगा, तकरीबन उसी लाइन पर अल अरेबिया के इस राइटर ने, बेचारे ने लिखा है। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई राइटर किसी के इशारे पर लिखता है तो वो बेचारा हो जाता है, क्योंकि बहुत से देशों में ऐसी स्थिति बनती जा रही है जहां डेमोक्रेसीज हैं, उसमें भी मीडिया को इन्फ्लुएंस करके अपने कुछ व्यापारी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मीडिया हाउसेस को खरीद रहे हैं
और अपने इशारे पर सरकारों को बचाने और सपोर्ट करने के लिए लिखने पर एक तरह से मजबूर किया जाता है। तो ये तुर्की अल दाखिली ने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। एक तो ये कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उसका 10% जो उत्पादन है वो सऊदी अरब खरीदता है। 80% उस लेखक के मुताबिक 80% हथियार खुद अमेरिकी सेनाएं अपने इस्तेमाल में लाती हैं, उन अपनी कंपनियों के जरिए बनाए गए। केवल 5% है जो विश्व भर में जो दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं वो केवल 5% होता है। और आप समझ लीजिए कि 10% पूरी दुनिया को जो हथियार अमेरिका बेचता है उसका 2 गुना सऊदी अरब खरीदता है। तो अब आप अगर ये उम्मीद करें कि ट्रंप सऊदी अरब को कोई सजा देंगे, हथियारों का सौदा कैंसिल करेंगे या सैंक्शंस लगाएंगे, तो आप मैं समझता हूं कि सिचुएशन को सही नहीं समझ रहे। तो इसके बाद और बात कही है तुर्की अल दाखिली ने यह कहा है कि अगर सैंक्शंस लगेंगे तो ये न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि इस पूरे क्षेत्र के जो अरब देश हैं वो अमेरिका से दूर हो जाएंगे और ईरान के नजदीक हो जाएंगे। ये ईरान का एंगल कभी बगैर मतलब सऊदी अरब के मीडिया में जब कभी डर और खौफ की बात की जाती है और वेस्टर्न मीडिया में भी जब अरब देशों को डराया जाता है तो ईरान का ही नाम लिया जाता है। और अब सऊदी अरब का राइटर अल अरेबिया जो सरकारी अखबार है वो ये कह रहा है, अमेरिका को एक तरह से धमकी दे रहा है कि हम आपसे दोस्ती खत्म करके ईरान की तरफ चले जाएंगे। यानी आप जो कुछ फैसला लें सोच समझ के लें, आपका जो यहां पूरा झंडा हमने गाड़ रखा है वो उखड़ जाएगा। तो फिर दूसरी बात ये भी कही है तुर्की अल दाखिली ने कि अगर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने जो अब से पहले घोषणा की हुई है जितने तेल के उत्पादन की वो उत्पादन नहीं हो पाएगा और तेल $100 बैरल नहीं बल्कि ये $200 तक पहुंच सकता है। और साथ साथ ये भी कहा है कि ट्रंप अभी $80 पर बैरल होने पर ही चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सऊदी अरब को धमकियां दे रहे हैं। अगर ये तेल $200 तक पहुंच गया तो क्या होगा विश्व भर में। मैंने अब से पहले भी कहा है कि अगर ईरान पर पाबंदियों वाली उस धमकी में जिसमें कहा गया है कि तमाम देशों को वहां से तेल आयात करना बंद कर देना चाहिए 4 नवंबर से, अगर ऐसा हुआ तो $150 लीटर तक पेट्रोल आपको मिल सकता है। तो हमें ये बहरहाल समझना चाहिए कि विदेशों में जो कुछ हो रहा है वो भारत में उसका क्या असर होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। तो जिस तरह से अब सऊदी अरब का ये सरकारी अखबार कह रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी धमकी पर काम किया यानी पाबंदी लगाई सऊदी अरब पर, जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, जो कभी कोई सीरियस धमकी कभी नहीं हुई, उस पर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो $200 पर बैरल तक तेल पहुंच सकता है। तो ये एक तरह से आपस में जिसे कहते हैं वो फिक्स मैच, उस तरह से ट्रंप अपने तरह से धमकी देते हैं और उसी किस्म की बात सऊदी अरब का मीडिया भी कहता है ताकि सऊदी अरब की जनता को और अमेरिका की जनता को अपने तरीके से बात समझाई जा सके। तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम नजर दुनिया पर, वो उसे आप अपने यहां कमेंट में जो वीडियो के नीचे है उस पर कमेंट में आप जरूर लिखें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाचार और उन पर टिप्पणी मिलती रहे। आंखें खोल करके जिए ताकि दुनिया को समझते हुए हम पर क्या असर पड़ेगा विदेशों में होने वाली घटनाओं का उसे अच्छी तरह समझ सकें। ये बिल्कुल जिस तरह से एक जिंदा जागता इंसान चीजों को समझता है उसमें और आंखों पे पट्टी बांध करके जैसे इंसान जीता है उसमें फर्क है। आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिए और हमारे इस कार्यक्रम को आप फेसबुक,
इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। जय भारत, जय हिंद।